Hello everyone, myself Dr. Anurag Verma. Today I am here to present transformers lecture number 2. In previous lecture, lecture number 1, I have told about magnetic field intensity. Related to magnetic field intensity we have discussed, that is represented by H. Next, magnetic field density, that is B. उसके बाद में हम लोगों ने B एंड H के बीच में एक रिलेशन को भी डेवलप किया था, V इक्वल टू म्यू H. ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या था कि मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ देखी थी. तो जिसमें से दो मेन जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी वो आपकी क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी. इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए मटेरियल्स को चूज़ करना था कि अब कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा चूज़ किया जाए जिससे हम क्या कर ट्रांसफार्मर की कोर को डिज़ाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल डिस्कस किया. मैग्नेटिक मटेरियल के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, डेंसिटी. ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं. ठीक, अब उसी से रिलेटेड फिर हम लोगों ने एक BH कर्व को ड्रॉ किया था. BH कर्व ड्रॉ करने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, हिस्टेरेसिस टर्म स्टडी की थी. हिस्टेरेसिस टर्म में ये देखा था कि किस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या है कि जो लैग कर रही है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से. किस तरीके से, इस तरीके से हम लोगों ने कर्व ड्रॉ किया था. ये हमारा H था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं इसको. ठीक है, और B था. तो इस तरीके से हम लोगों ने एक इसमें दो कर्व देखे थे. एक लीनियर था जो किसके लिए था, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए था. किसके लिए था, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है, या आप क्या कह सकते हो, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. अब एक कर्व हम लोगों ने देखा था कि जब इंटेंसिटी को हम लोग वेरी कर रहे थे तो आपने क्या देखा था कि इस तरीके से क्या है, इस वाले पॉइंट पे कहीं पे हमको क्या मिला था, सैचुरेशन रीजन. ये क्या था, सैचुरेशन. कहने का मतलब था कि इस पॉइंट के बाद, इस आफ्टर सैचुरेशन आपका क्या है कि जो H को आप इंक्रीज करते जा रहे थे बट B पे क्या है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था इस वाले पॉइंट के. तो यहाँ पे क्या था कि ये तो हो गया मैग्नेटाइजेशन वाला प्रोसेस. ठीक है, अब मैग्नेटाइजेशन वाले प्रोसेस के बाद हम लोगों ने क्या देखा था, डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस देखा था. तो मैग्नेटाइजेशन में इस तरीके से था और डीमैग्नेटाइजेशन में जो भी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म था तो उसमें रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी टर्म हम लोगों ने डिस्कस करके उसको समझा था कि किस तरीके से वहाँ पे क्या है कि रिटेंटिविटी की वैल्यू क्या बताती है, कोर्सिविटी की वैल्यू हमको क्या बताती है. और अगर मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तब रिटेंटिविटी कितनी होनी चाहिए या कोर्सिविटी कितनी होनी चाहिए. सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बाद आपका क्या था, परमानेंट मैग्नेट. तो परमानेंट मैग्नेट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, परमानेंट मैग्नेट अगर आपको बनाना है इन दैट केस आपको कोर्सिविटी एंड रिटेंटिविटी दोनों की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, दोनों की वैल्यू हाई रखनी पड़ेगी. मतलब आपका कोर्सिविटी, ठीक है, कोर्सिविटी एंड रिटेंटिविटी जो दोनों टर्म हम लोगों ने डिस्कस की थी लेक्चर नंबर 1 में फॉर परमानेंट मैग्नेट. तो परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या होना चाहिए, परमानेंट मैग्नेट के लिए दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई रहनी चाहिए. ठीक है, लेकिन जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में यहीं पे डिफरेंस देखने को ये मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में तो कोर्सिविटी क्या रहनी चाहिए, कोर्सिविटी की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, कम रहनी चाहिए. वहीं रिटेंटिविटी की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, हाई रहनी चाहिए. ठीक है, तो कोर्सिविटी की वैल्यू क्या हो गई,
कोर्सिविटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड फॉर रिटेंटिविटी की वैल्यू ज़्यादा रहनी चाहिए। तो ये मेन डिफरेंस हमें परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में देखने को मिला था। तो हमें प्रेफर किया कि ट्रांसफार्मर कोर के लिए किस पे जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसीलिए आप लोगों ने पहले से भी पढ़ा है, यूनिट नंबर 1 में क्या पढ़ा था, यूनिट नंबर 1 में हम लोगों ने डीसी सर्किट, यूनिट नंबर 2 में स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेस एसी सर्किट। तो उन दोनों जगह पे क्या था कि जब हम लोगों ने सेकेंड यूनिट में एसी जनरेट की थी, ठीक है, तो एसी जनरेटर का प्रिंसिपल आपने क्या था, एसी जनरेटर का प्रिंसिपल यही था कि फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दो तरीके से वहां पे आप लोगों ने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया था। भाई एक बार क्या कर दें कि कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में रख के क्या कर दो, रोटेट करवा दो, या फिर क्या करते हैं कि जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या हो जाए, डायनामिक, और जब आपकी कॉइल क्या हो जाए, वो स्टेशनरी हो जाए। तो ये दो तरीके थे जहां पे हम लोगों ने क्या किया था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके। तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी है, ट्रांसफार्मर में भी। जब हमें ट्रांसफार्मर पे चलेंगे तो ट्रांसफार्मर में भी सेम प्रिंसिपल है कि वहाँ पे क्या है, आपकी दो कॉइल रखी हुई हैं, ठीक है, कॉइल 1 एंड कॉइल 2। तो कॉइल 1 में भी कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे और कॉइल 2 में भी क्या होंगे, कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ठीक है, जिसको आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे N1 N2 से। तो अब क्या है कि बेसिकली जो ट्रांसफार्मर है वो कर क्या रहा है, वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है किसको, वोल्टेज के लेवल को या तो अप करेगा या डाउन करेगा। मतलब आप प्राइमरी साइड पे क्या है अप्लाई करेंगे और सेकेंडरी साइड पे क्या है आप उसको रिसीव करेंगे, जो भी आपका आउटपुट होगा अकॉर्डिंग टू द डिजाइन, कि आपने उसको स्टेप अप बनाया है या स्टेप डाउन बनाया हुआ है। तो वहां पे क्या है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आपका ये ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है। तो उसको डिटेल में हम लोग जाएंगे आगे। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हिस्टेरेसिस की वजह से एनर्जी जो लॉस होता है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है या रेलेवेंट एग्जांपल है वो कौन सा है, ट्रांसफार्मर ही है। क्यों ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में बच्चे क्या होता है एक्चुअली में कि जो एनर्जी का लॉस होता है हिस्टेरेसिस की वजह से, इसमें दो लॉसेस हम आपको पढ़ाएंगे अभी आगे चल के, एक तो हिस्टेरेसिस, एडी करंट और कॉपर आयरन। तो इसमें कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं फिक्स होते हैं, ठीक है, फिक्स्ड लॉसेस, ठीक है, एंड सम अदर लॉसेस आर वेरिएबल लॉसेस, ठीक, वेरिएबल लॉसेस। अब फिक्स्ड का मतलब यह है कि ट्रांसफार्मर यूज हो या ट्रांसफार्मर ना यूज हो, लॉसेस तो उसमें कंटिन्यूस क्या रहेंगे, होते रहेंगे। तो ऐसे कौन से लॉसेस हैं जो ट्रांसफार्मर में क्या है कि कंटिन्यूस होते रहते हैं, आप उसको यूज करें या यूज ना करें। तो लाइक अब उसकी कोर है, ठीक है, कोर की अगर बात करें उसमें जो कॉपर यूज किया हुआ है, तो वो सारे लॉसेस आपके क्या है कि वो डिफाइन हो जाएंगे आपके फिक्स्ड में, ठीक है। अब वेरिएबल लॉसेस की अगर बात करें तो वेरिएबल लॉसेस के लिए ही हम लोग इसको यहां पे पढ़ते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है कि दो प्रोसेस देखने को मिलते हैं, एक तो आपका क्या आ जाता है मैग्नेटाइजेशन और दूसरा क्या आ जाता है डीमैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के बीच का जो प्रोसेस है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी का यूज होता है। और एनर्जी आप जब यूज करेंगे तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के बीच में क्या है कि एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। तो वही लिखा हुआ है कि अ ट्रांसफार्मर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टडिंग energy loss due to hysteresis, as we know that during the process of magnetization and demagnetization energy is required। अब ये जो साइकिल होती है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन वाले में, इसमें जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें क्या, जो आप एनर्जी को क्या कर रहे हैं, एनर्जी को क्या कर रहे हैं, एनर्जी को यूज कर रहे हैं। जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं इससे क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, कोर में क्या होती है, एक हीट प्रोड्यूस होती है। क्यों ये हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वहां पे क्या है आप कंटिन्यूअस ये साइकिल जो है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन वाली साइकिल क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अब जो ये साइकिल रिपीट हो रही है उसके लिए आपने क्या किया था, एनर्जी को क्या किया था, एनर्जी को यूटिलाइज किया था इस ट्रांसफार्मर ने। तो जो हीट है, तो वो जो एनर्जी है, एनर्जी किस फॉर्म में हो गई, हीट में हो गई, तो वो क्या हो गया आपका, लॉस हो गया, ठीक है। तो यहां पे जो लॉस होता है वो किस फॉर्म में होता है, जो स्पेंट एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट, और यही जो हीट लॉस है वो क्या कहलाता है, हिस्टेरेसिस लॉस कहलाता है। तो कई बार हम लोग क्या है कंफ्यूज होते हैं कि हिस्टेरेसिस आ गया, एडी करंट लॉसेस आ गया। तो हिस्टेरेसिस लॉस इज नथिंग
बट ओनली योर हीट लॉस इन ट्रांसफॉर्मर। ये होता कैसे है? ड्यू टू द साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक, अब इसको क्या है, अगर मुझे कैलकुलेट करना है हिस्टेरिसिस लॉस को किसी भी ट्रांसफॉर्मर में या मैग्नेटिक मटेरियल में या कोर में कैलकुलेट करना है, तो द लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द हिस्टेरिसिस कर्व। जो आप लोग कर्व ड्रॉ करते हैं, जो आपको लास्ट लेक्चर में हमने बताया भी था कि इस तरीके से, एक सेकंड, इस तरीके से अब इसके बीच में कुछ एक एरिया है, ये शेडेड पोर्शन में बना देता हूँ। ये आपका हो गया H, ठीक है, ये आपका हो गया B, y एक्सिस B एंड x एक्सिस H, A B C D E F। तो जो ये लूप है, लूप A B C D E F A, अब क्या कैलकुलेट करना है अपने को? एनर्जी लॉस कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी लॉस के लिए क्या बताया कि लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो भी आपका सब्सटेंस है, मैग्नेटिक मटेरियल है, सब्सटेंस है, कोर है, तो वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा एरिया ऑफ दिस हिस्टेरिसिस कर्व। जो भी आपकी एरिया है, जो शेडेड रीजन से मैंने, आप क्या कर लेंगे, इस एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे और यही जो एरिया निकल के आएगी वो किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू द लॉस ऑफ एनर्जी। मतलब लॉस ऑफ एनर्जी जो है इन फॉर्म ऑफ हीट, that is equal to the area of the curve। तो ये आपने, ये एरिया अंडर द कर्व भी बोल सकते हैं या एरिया ऑफ द कर्व भी बोल सकते हैं। तो वहाँ से हमें क्या है, कैलकुलेट कर पाएंगे लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर ट्रांसफॉर्मर्स की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर में जो कंटिन्यूस आपका प्रोसेस होता है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट कंटिन्यूसली। ड्यू टू दिस एनर्जी लॉस एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर गेट्स रेड्यूस। तो भाई एफिशिएंसी यहाँ पे थोड़ा मोटा सा समझ लेते हैं एफिशिएंसी, बाकी डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एफिशिएंसी क्या है। अगर सिंपल टर्म में बात करें, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है, ये हो गई आपकी एफिशिएंसी हो गई। अब जो ये इनपुट है, इनपुट में भी क्या है, एक तो आपका आउटपुट, ठीक है, आउटपुट। अब इनपुट में क्या छिपा हुआ है? इनपुट में क्या छिपा हुआ है? इनपुट, आउटपुट प्लस जो भी क्या हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं आपके लॉसेस हो रहे हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि आपने जितना इनपुट दिया उतना ही आपको आउटपुट, मतलब 100% इस तरीके से, तो फिर तो वो आइडियल कंडीशन हो गई। लेकिन यहाँ पे जो लॉसेस हैं वो लॉसेस कौन से हैं? ये यही वाले लॉसेस हैं। अब ये वाली जो वैल्यू है, जो लॉसेस है, अगर डिनोमिनेटर में इसको क्या है, कंटिन्यूस इंक्रीज करते जाओगे, तो ये जो एफिशिएंसी है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? रेड्यूस हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है कि अगर लॉसेस ये कंटिन्यूस इंक्रीज होते रहते हैं, वहाँ पे एफिशिएंसी जो है आपके ट्रांसफार्मर की क्या हो जाती है? रेड्यूस हो जाती है। तो एक हिस्टेरिसिस जो ये टर्म है, हिस्टेरिसिस इंपॉर्टेंट होती है व्हाइल स्टडिंग द ट्रांसफार्मर डिज़ाइन। अब इससे क्या है, इसको क्या है कि अब ऐसा तो है नहीं कि ये कंटिन्यूस होते रहने देना है, इससे हमें बचना भी है। तो कैसे बचेंगे? टू स्टॉप दिस एनर्जी लॉस, सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर बिकॉज ऑफ द एनर्जी लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस इन द केस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज मच स्मॉलर देन अदर मटेरियल। ये कैसे पता चला कि सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो ट्रांसफार्मर के लिए यूज होती है और उसमें क्या है, एनर्जी लॉस या हिस्टेरिसिस लॉस कम होता है? ये कैसे बताएंगे? ये पता चलता है जब हम लोग इसकी परमेबिलिटी डिस्कस करते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी डिस्कस करते हैं, बाकी अदर फंडामेंटल चीज़ें डिस्कस करते हैं अदर मटेरियल्स के साथ। तो अदर मटेरियल्स में जो क्लासिफिकेशन अभी मैं देखूंगा वो कौन सा होगा? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और आपका कौन सा आ जाएगा? फेरोमैग्नेटिक। तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर किसका एग्जांपल है? सॉफ्ट आयरन कोर जो एग्जांपल है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल है। अब डिफरेंट जो मैंने बताया अभी आपको क्लासिफिकेशन, वैसे तो फिजिक्स में जब हम लोग जाएंगे, मटेरियल साइंस में जाएंगे, आपको डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो फंडामेंटल जो आपके तीन मटेरियल हैं, पैरामैग्नेटिक, डाई और फेरो, ये तीनों ही मटेरियल हम डिस्कस करेंगे, फिर उनका क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। तो इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल की अगर बात करें बच्चे, तो मटेरियल्स विच आर नॉट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड
टू अ मैग्नेट आर नोन एज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स जो क्या है कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करते हैं मैग्नेट को, तो वो क्या कहलाते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। अब इसके एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें तो एल्यूमिनियम है, टिन है, मैग्नीशियम है, तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के। अब यहाँ पे पहली लाइन में क्या लिखा हुआ, नॉट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। अब स्ट्रांगली जब अट्रैक्टेड नहीं है तो इसमें जब हम बी और एच का जब प्लॉट देख रहे थे, वी एंड एच के बीच में जो कर्व देख रहे थे या प्लॉट देख रहे थे, तो वहाँ पे भी हम लोग जब देखेंगे तो क्या है कि आप कुछ भी कितना भी जो भी इंटेंसिटी, मतलब क्या है, फोर्स को, मैग्नेटिक फोर्स को इंक्रीज करते जाएंगे, लेकिन वहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को आप लोग कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसके ही क्या रहेगी, जस्ट आसपास रहेगी। तो उससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। हमारा पर्पस जो सॉल्व करना था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला प्रिंसिपल था। तो ये तो मटेरियल क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया फॉर ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन, उसकी जो कोर करनी। नेक्स्ट इसमें है क्या है, रिलेटिव परमिलिटी इज स्मॉल बट पॉजिटिव। मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैव इंडिविजुअल एटॉमिक डाइपोल्स ओरिएंटेड इन अ रैंडम फैशन। ठीक है, इनका जो अलाइनमेंट होता है, इनमें जो एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं उनका क्या होता है कि किसी भी डायरेक्शन में रैंडम होता है। ठीक है, कोई एक अलाइनमेंट नहीं होता। अगर अलाइनमेंट हो जाए, कोई फिक्स डायरेक्शन हो जाए इस तरीके से, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, एक रैंडम फैशन आपको देखने को मिलता है, लाइक जिग-जैग मोशन वगैरह। तो इस तरीके से ये क्या है कि नॉट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, ये भी एक रीजन है इसका। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जब जीरो हो जाएगा। भाई कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इनका जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट में क्या है, रिजल्टेंट में आपको जो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या देखने को मिलेगा, जीरो। क्योंकि ये कोई पॉजिटिव डायरेक्शन हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो इस तरीके से रिजल्टेंट क्या हो जाता है, रिजल्टेंट आपका जीरो हो जाता है। दूसरा क्या है कि जैसे जैसे आप क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। मैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहा हूं कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस देन द थर्मल एग्रेशन विल इंक्रीज एंड इट विल बिकम हार्डर टू अलाइन द एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स एंड हियर द ससेप्टिबिलिटी विल डिक्रीज। दिस बिहेवियर इज नोन एज द क्यूरी लॉ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस चीज में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए था क्योंकि हम लोग मटेरियल साइंस या जब इसकी डिज़ाइन करते हैं ट्रांसफार्मर कोर की, तो वहाँ पे थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप लोग क्या है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पे थर्मल एग्रेशन होगा, जो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो एटॉमिक जो आपने डाइपोल्स थे, दे बिकम हार्डर टू अलाइन द एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स। तो ये बात हो गई पैरामैग्नेटिक की। अब चलते हैं हम लोग किसकी तरफ, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की तरफ। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या है कि ये जो मटेरियल्स होते हैं वहाँ पे क्या था, दे आर नॉट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, ये ध्यान रखना है। पैरामैग्नेटिक में क्या था, पैरामैग्नेटिक, अभी कंपैरिजन भी हम लोग देख लेंगे इसका। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, इसमें क्या था, नॉट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, ये था। ठीक है, और डाइपोल का जो मूवमेंट था वो क्या था, रैंडम था। ठीक है, डाइपोल का जो मूवमेंट था वो रैंडम, जो ध्यान देने वाली बातें हैं। तो नेट जो मैग्नेटिक फोर्स आपने निकाला था वो क्या निकाला, वो निकाला जीरो। नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो निकाला। ये किसके लिए था, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल के। ठीक, ये इधर रखते हैं। अभी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या बोला गया है कि रिपल्ड बाय ए मैग्नेट सच एज जिंक, मरकरी, लेड, सल्फर, कॉपर, सिल्वर, बिस्मथ, वुड एटसेट्रा। ये सब क्या है, एग्जांपल्स किसके हैं, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। इसमें क्या है कि ये मटेरियल्स क्या करते हैं, मैग्नेट जो होगा उसको क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो एग्जांपल क्या हो गया, जिंक हो गया, मरकरी हो गया, लेड हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, बिस्मथ हो गया, वुड हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब इनकी परमिलिटी की अगर बात करें तो परमिलिटी जो होती है वो क्या होती है, स्लाइटली लेस देन 1 होती है। ठीक है, वहां पे क्या था, वहां पॉजिटिव थी, लेकिन कम थी, बट क्या थी, पॉजिटिव थी। यहां पे क्या है, स्लाइटली लेस देन 1। ठीक है, कितनी है परमिलिटी, परमिलिटी जो है वो क्या है, स्लाइटली लेस देन क्या है, 1 है। ठीक, they are slightly magnetized when placed in a very strong magnetic field and act in the direction opposite to that of applied magnetic field। ठीक, यहां क्या था, यहां रैंडम था। यहां पे डायमैग्नेटिक में क्या है कि
जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे इस मटेरियल में या इस सब्सटेंस में, जब मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि जो ये मैग्नेटिक डाइपोल हैं वो क्या हो जाएंगे, अपोजिट टू द दैट ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आपने जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया है उसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएंगे, इनका अलाइनमेंट होगा डाइपोल का। तो ये क्या है, ये मैग्नेटिक डाइपोल का मूवमेंट है। तो मैग्नेटिक डाइपोल का जो मूवमेंट है क्या, जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें रैंडम था, इसमें क्या है, जस्ट उसके अपोजिट है। इन अ डायमैग्नेटिक मटेरियल द एटम्स हैव नो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट व्हेन देयर इज नो अप्लाइड फील्ड। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर इस फील्ड को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं तो ये वाला जो डाइपोल मोमेंट है ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। ठीक, अब वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, उसमें क्या था, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही थी पैरामैग्नेटिक के केस में, लेकिन डाई मैग्नेटिक के केस में क्या है कि जो ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब ये जो साई है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ये कहानी हो गई डायमैग्नेटिक मटेरियल की। सिमिलरली क्या है कि लास्ट में अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। अभी तक आपने क्या देखा, एक को देखा नॉट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, कंपैरिजन भी साथ में लिखते हुए चलेंगे, नॉट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। ये किसके लिए था, ये था आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए आपने क्या देखा, डायमैग्नेटिक मटेरियल के आप क्या देखा कि अपोजिट टू द डायरेक्शन। क्या देखा आपने, अपोजिट, मतलब क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या देखा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में देखा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। अब अगर ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है तो हमारे लिए तो क्या है, बेस्ट है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। तो ये द मटेरियल्स विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड और magnet is known as ferromagnetic material, for example iron, steel, nickel, cobalt etc. ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल आपके हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। अब इनकी जो परमेबिलिटी होती है, परमेबिलिटी क्या है, वेरी वेरी हाई होती है, रेंजिंग अप टू द सेवरल हंड्रेड या थाउजेंड्स। तो अभी मैं इसकी एक कंपैरिजन टेबल भी आप लोगों को दिखा दूंगा, जिससे क्या है कि तीनों में क्या है, किस तरीके का डिफरेंस है, ससेप्टिबिलिटी में क्या डिफरेंस है, इनकी परमेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, या इनकी रिलेटिव परमेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसके क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। तो आप उस टेबल को देख के भी क्या है, तीनों का क्या है, एक साथ उनको स्टडी कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, अब इसी में फेरोमैग्नेटिक में भी क्या होता है कि सॉफ्ट हो गया, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो गए। तो सॉफ्ट वाली कैटेगरी में अपना कौन सा आता है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या आता है, निकल, कोबाल्ट, टंगस्टन। ठीक है, और हार्ड में कौन कौन से आते हैं, एलॉयज ऑफ कोबाल्ट, एल्यूमिनियम एंड निकल। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, फेरोमैग्नेटिक के ही, लेकिन ये इनमें कैटेगरी है। नेक्स्ट चलते हैं कंपैरिजन में। तो कंपैरिजन में फर्स्ट तो डेफिनेशन जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं कि इट इज़ अ मटेरियल इन विच देयर इज नो परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। लेकिन पर पैरामैग्नेटिक में क्या था, परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट रहता है बट कम रहता है। फेरो में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्पिन या मैग्नेटिक स्पिन और मैग्नेटिक मूवमेंट और डाइपोल अलाइनमेंट की बात करें, ये तीनों एक ही टर्म है, स्पिन, मैग्नेटिक मूवमेंट, डाइपोल आप लोग केमिस्ट्री फिजिक्स में अलग अलग नाम से पढ़ते आ रहे हैं। नो स्पिन अलाइनमेंट किसमें, डायमैग्नेटिक में। पैरा में क्या था, रैंडम था, और इसमें क्या है, फेरो में क्या है, पैरेलल है। किसके पैरेलल है, जो आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बिहेवियर कैसा है, रिपल्सन है इन केस ऑफ डाई। पैरा में क्या है, अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, हैवी अट्रैक्शन ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। अट्रैक्शन है लेकिन हैवी अट्रैक्शन, मतलब एज कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक में क्या है, अट्रैक्शन ज़्यादा है। मैग्नेटाइज डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सेम डायरेक्शन है, इसमें भी सेम है। तो ये दोनों सिमिलरिटी हैं, थोड़ा सा पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में सिमिलरिटी। परमेबिलिटी की अगर बात करें तो डायमैग्नेटिक की परमेबिलिटी क्या है, इट इज़ वेरी लेस, पैरामैग्नेटिक में इट इज़ हाई, बट एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक इसकी जो पैरामैग्नेटिक की जो परमेबिलिटी है वो क्या है, हाई है। लेकिन आपकी फेरोमैग्नेटिक में क्या है, इट इज़ वेरी हाई। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि फेरोमैग्नेटिक
मटेरियल की बनी हुई कोर को हम लोग यूज़ करें। रिलेटिव परमिलिटी में वेरी वेरी लेस देन 1, ये रिलेटिव परमिलिटी की बात कर रहे हैं जो आप लोग कैलकुलेट करते हैं ना, V इक्वल टू आपने पढ़ा था म्यू एच, ठीक है, तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो यहाँ से अगर मुझे कैलकुलेट करनी है रिलेटिव परमिलिटी तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो ये आपकी क्या है, रिलेटिव परमिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो ये तो क्या हो गया, वैक्यूम या फ्री स्पेस की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी आपको बताई थी, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और इसकी जो भी वैल्यू है यहाँ पे प्लेस करके, चाहे वो आयरन कोर है, कोबाल्ट है, आप वैल्यू प्लेस करेंगे तो आपको रिलेटिव परमिलिटी देखने को मिल जाएगी। ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो डाईमैग्नेटिक में क्या रहती है, नेगेटिव रहती है, इसलिए ये सुटेबल नहीं है। पैरामैग्नेटिक में लो पॉजिटिव रहती है, और इसमें फेरो में क्या रहती है, हाई पॉजिटिव। इस वजह से क्या है कि हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को चूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर कोर बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब ट्रांसफार्मर की सीधे बात करेंगे हम लोग ट्रांसफार्मर की, उसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करेंगे, क्या उसके पीछे फंडामेंटल हैं, आइडियल और प्रैक्टिकल, ये सारी चीज़ें अब हम लोग ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।